विवादों से गहरा नाता रखने वाले और हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से एक ऐसे विवाद में घिरे हैं जिसका शायद तोड़ निकाल पाना उनके लिए गंभीर होगा, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार पॉक्सो के तहत उनके ऊपर प्रयागराज की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। इससे पहले उनके खिलाफ कोर्ट में यह दावा किया गया था, रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, उन्होंने दावा किया था कि उनके आश्रम में माफ कीजिएगा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। मामले की कार्रवाई हुई, कोर्ट में बच्चों को पेश किया गया, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया और आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कितना गंभीर मामला है, क्या पूरा मामला है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है सहयोगी केशव झा। केशव, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जो शंकराचार्य हैं इस बार एक तरीके से गंभीर तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉक्सो का मामला है। इसमें इस तरीके से पुलिस जांच करती है कि हर एंगल से उसको खंगाला जाता है। जहां तक नाबालिग दो बहनों ने आरोप लगाया था, उसके वीडियोग्राफी के साथ एक तरीके से बयान दर्ज किए गए हैं, तो समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता किसी ओर जा रही है। जो श्री कृष्ण, अगर हम बताएं मामले की, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, आशाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी, अर्जी दाखिल की थी। उन्हीं की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है और पुलिस को एडीजे कोर्ट ने जो है एक आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की जो भी न्याय संगत है कार्रवाई वो की जाए और जांच की जाए। ये है मामला। हाँ, तो ये जो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने पूरा मामला दर्ज करवाया है। कब कब अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों में रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, इसमें और क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कुछ कहा। एक मिनट आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इशारा है, भारतवर्ष कर दो। आज क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या पूरा मामला है? न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहां सखियां रखते हैं, वहां बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहां पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गया? दूसरी थाना में दर्ज हुआ है, क्या आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी आज न्यायालय से हुई है और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। कोई यात्रा भी निकालते हैं? आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहां पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहां पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियां हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। एफआईआर के आदेश हो गए, आगे लड़ाई किस तरह चलेगी? अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी और पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिए हैं और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। महाराज जी, जब आप यहाँ आए तो आपको झूठा बताया गया था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया है। जज विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रयागराज के झूसी थाने में लागू होगा। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दो नाबालिग बच्चों के बयान भी कोर्ट में दिलवाए हैं। जब बयान दिलवाए गए उस वक्त कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील, जज और आशुतोष ब्रह्मचारी मौजूद थे। बाकी पूरे कोर्ट रूम को उस वक्त खाली करवा दिया गया था। फिलहाल तक अगर बात करें तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। अब देखना होगा कि कब तक इनके खिलाफ ये मामला दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट में मामलों में गंभीर आरोप हैं,
गिरफ्तारी हो सकती है, खासकर अगर जांच में सबूत मिलते हैं, जैसे पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और गवाह। आरोपी जांच में अगर सहयोग नहीं करता है या फिर भागने का उसका खतरा होता है, कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट अगर जारी कर दिया जाता है, क्योंकि पॉक्सो में ज्यादातर धाराएं गैर जमानती होती हैं। पॉक्सो में गिरफ्तारी खुद नहीं होती है, यह पुलिस जांच पर आधारित होती है, सबूतों और कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। तो जो लोगों के मन में सवाल होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी, तो वैसा फिलहाल नहीं है। पहले इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि शंकराचार्य भी एक पीठ के शंकराचार्य हैं और सनातन के सबसे बड़े जो पद हैं, सबसे बड़ा जो पद है, उस पर वो फिलहाल विराजमान है। अक्सर विवादों में रहते हैं, पिछले महीने भी वो विवादों में रहे जब माघ मेले में वो बग्गी लेकर नहाने के लिए जा रहे थे, वहां उनके शिष्यों के साथ मारपीट की घटना का भी आरोप लगा, तमाम विवाद हुआ, अनशन पर भी वो बैठे, उसके बाद भी कई तरीके के बयानबाजी वो करते रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि जब से उन्होंने गाय माता का मुद्दा उठाया है, गाय माता को राज्य माता देने का दर्जा देने की बात कही है, तब से उनके खिलाफ इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या ये महज एक आरोप है? क्योंकि बच्चों की गवाही केशव जज साहब के सामने हुई है और उनकी सुनवाई होने के बाद ही 14 तारीख में आखिरी सुनवाई हुई थी और 21 तारीख फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब 21 तारीख में फैसला सुनाया गया है, तो जो जज हैं जो मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी पूरी संतुष्टि की होगी कि जो गवाही उनके सामने हुई है वो सही है नहीं है, उसके बाद ही, क्योंकि जानते तो वो भी हैं कि सनातन धर्म में एक शंकराचार्य का क्या महत्व होता है। उसके बाद एफआईआर का आदेश दिया गया है, तो ये मामला अब किस तरफ आपको जाता हुआ दिखता है? देखिए, कोर्ट ने जो अन्य मामले होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा संवेदनशीलता यहाँ बढ़ती है, क्योंकि ना सिर्फ जो नाबालिग थे दोनों, उनके बयान दर्ज किए गए, वीडियोग्राफी भी मौजूद है कोर्ट के समक्ष, उनके सामने और भी सबूत जो है वो वीडियोग्राफी के साथ मुहैया कराए गए हैं। जो अभिषेक ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे सबूत वीडियोग्राफी के जरिए उनको प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ अब कह लें कि एफआईआर दर्ज करने के जो निर्देश दिए गए हैं, तो पुलिस को अब एफआईआर दर्ज करना होगा और मामले की जाँच करनी होगी। इतना आसान पुलिस के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद माने जाते हैं, इनके ऊपर और कोई धार्मिक पद नहीं है। साथ ही साथ इनको सरकार की तरफ से भी सुरक्षा उसी लेवल पे दी जाती है जैसे आप देखते हैं कि वेटिकन में पोप की सुरक्षा होती है। इसलिए हाथ से पुलिस को भी एक तरीके से फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, साथ ही साथ सरकार को भी एक तरीके से उसमें विश्वास में लेना पड़ेगा, संज्ञान में देना पड़ेगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर सीधा हाथ रखते हैं तो एक तरीके से पुलिस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा, आपने सही कहा कि माघ मेले में किस तरीके से विवाद हुआ था, वो विवाद बढ़ता ही चला गया, फिर इस्तीफे का दौर चला, फिर पलटवार हुआ। तमाम ऐसे मामले हैं जो कह लें कि पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा उसको टैकल करना। शंकराचार्य कोई पहला मामला नहीं है जिसमें वो फंसते जा रहे हैं, ये तो चलिए पॉक्सो वाला मामला है, लेकिन राजनीतिक अगर प्रकरण की बात करें तो उनकी जो पदवी है वही अपने आप में एक तरीके से विवादास्पद रहा है, क्योंकि उनके जो गुरु थे उनका जो एक तरीके से पॉलिटिकल लिंकेजेस थे, उससे लेकर के आज तक जो मामले रहे हैं उसने भी उनकी पीठ को एक तरीके से विवादास्पद किया है। साथ ही साथ इनकी शंकराचार्य की गद्दी को लेकर के मामला भी कोर्ट में चल रहा है, तो वो एक मोर्चे पर वहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ कह लें कि जब भी कोरोडियोर का मामला आया था, जो काशी में बन रहा था, साथ ही प्रयागराज का मामला आया, उसका माघ मेले का मामला आया, तमाम मामले पे इनके राय कुछ ऐसे रहे हैं जो कि कह सकते हैं एक सर्टेन तबके को एक नागवार गुजरता है। तो तमाम मामले ऐसे रहे हैं जिसके कारण ये विवादों में रहे हैं, लेकिन अब ये कानूनी झमेला जो है बिल्कुल। और इनके विवादों की अगर बात करें, कब से ये चर्चाओं में है, 1994 में छात्र राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से में छात्र संघ का चुनाव जीता, फिर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग की, वहां विवाद हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप इनका रहा। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार की उतारने की इन्होंने कोशिश की। 2022 में पादरियों के पद पर विवाद और सर्वोच्च न्यायालय का भी यहां पर हस्तक्षेप देखने को मिला था। उनकी ताजपोशी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। गोवर्धन मठ के आदिवासियों ने शपथ पत्र देने वाले ने कहा कि उनके वकालत को कोई मान्यता नहीं मिली, केस अभी भी अपॉइंटेड है और कोर्ट ने भी किसी तरह की याचिका पर रोक लगा दिया। अभी मुक्तेश्वर का दावा है कि वो 2 पूर्वजों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, लेकिन प्रशासन उन्हें इस पद का उपयोग करने से रोकता है। जोशीमठ में 2023 में भू धसाव हुआ था, तब भी उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी ये सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा था कि धार्मिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इन्होंने विरोध किया था, इसे धर्म के खिलाफ बताया था और खारिज कर दिया गया था। भगवान मंदिर में 2024 में सोने की चोरी के आरोप इन्होंने लगाए।
2024 में गो गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा, ऐसा कहा जाता है। युवा नेता से मिले और फिर उन्हें महाराष्ट्र के सीएम ये आपका उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की थी। एक गोविंदानंद सरस्वती के ऊपर भी इन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि गोविंदानंद ने इन्हें फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा और चोर बाबा कहा। आरोप लगाए 16 करोड़ का सोना, 7,000 करोड़ की चोरी, सोने की चोरी, साधुओं से अलग अलग जो है संबंधों की उन्होंने बात कही थी, वो आरोप लगाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया था, लेकिन फिलहाल फिर उन्हें राहत दे दी गई थी। बाकी माघ मेले का जिक्र आपको बताइए, और पॉक्सो के तहत जो यौन शोषण का आरोप है उसमें एफआईआर फिलहाल दर्ज करने की मांग कर दी गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्या कुछ सफाई इस मामले में पेश की जाती है, और जब एफआईआर होती है तो उनकी तरफ से अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए क्या तथ्य और क्या सबूत पेश किए जाते हैं। बाकी बहुत सारा डेवलपमेंट इस मामले में भी होना बाकी है। केशव, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। कि बाकी दर्शकों, जिस तरीके से कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने वाली है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।